नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 पार्ट में हमने अनुसंधान अभिक्षमता के 20 प्रश्नों का अच्छे से पोस्टमार्टम किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10 और प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। जिनका पार्ट 1, पार्ट 2 छूट गया हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वह पेपर 1 के अन्य ढेरों वीडियो के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, जल्दी से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें व पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुणात्मक शोध से संबंधित सत्य कथन छांटे। गुणात्मक शोध जो होता है उससे बोलता है कि उससे संबंधित पहला प्रश्न बोल रहा है कि सत्य कथन छांटे। तो जो हमसे पहले जवाब दे देंगे वो विकल्प में प्रश्न संख्या सहित उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। गुणात्मक शोध से संबंधित सत्य कथन छांटने की बात कर रहा है तो पहला हम विकल्प देखते हैं। यह शोध व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों व विश्लेषण पर आधारित होता है। बिल्कुल, गुणात्मक शोध जो होता है वो पर्सनली व्यक्ति के जो शोधकर्ता होता है उसके व्यक्तिगत अनुभव या विश्लेषण पर आधारित होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव व विश्लेषण की बात होगी तो उसके भाव, व्यक्ति के भाव या पक्ष, ये इस शोध में आ ही जाएगा। इसके अंतर्गत शोध समूह केंद्रित, गहन अध्ययन, साक्षात्कार एवं दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। ये भी कथन सही है। और चौथा विकल्प कि इसकी वैधता, विश्वसनीयता शोधकर्ता के शोध पर निर्भर करती है। ये भी कथन सही है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद शोध करेगा तो शोध की जो वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी, वो शोधकर्ता के शोध पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि वो जिसमें जितना डाटा कलेक्टिंग या जो भी काम होता है ये शोधकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। तो इसमें कुछ भी पहले से फिक्स डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गुणात्मक शोध की ये बात होती है कि हर कुछ नए सिरे से किया जाता है। तो ये गुणात्मक शोध के गुण होते हैं। इसमें पूर्व स्थापित कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस इत्यादि का परीक्षण करने वाली बात नहीं होती। इसमें हर चीज़ नया किया जाता है, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही जवाब होगा, ऑल। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सेम इसका भी उल्टा होता है। मात्रात्मक शोध, उसी के बारे में। मात्रात्मक शोध से संबंधित सत्य कथन है। यह शोध के आंकड़ों, तथ्यों व सूचनाओं का बिना किसी पक्षपात व भेदभाव पर आधारित शोध होता है। मतलब इस शोध में आंकड़ों, तथ्यों और सूचनाओं का बिना किसी पक्षपात, बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सनली शोध नहीं होता है, पहले से फिक्स डाटा के आधार पर यह शोध होता है। तो इसमें पक्षपात व भेदभाव इत्यादि वाली बातें नहीं होती है। इसमें निगमनात्मक पद्धति का उपयोग होता है, बिल्कुल ही सत्य कथन है। इसके अंतर्गत इसका उपयोग सिद्धांत और परिकल्पना के निर्माण के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें निगमनात्मक पद्धति का उपयोग होता है। और जो गुणात्मक शोध होता है उसमें आगमनात्मक पद्धति का उपयोग होता है। और इसमें निगमनात्मक का क्यों होगा? आगमन क्या होता है? उदाहरण से हम निष्कर्ष की ओर जाते हैं, और निगमन क्या होता है? निष्कर्ष से उदाहरण की ओर जाते हैं। मतलब आगमन में कोई एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल को देखते देखते हम कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, ये होता है आगमन। और निगमन में होता है कि पहले से ही हमें सिद्धांत पता होता है, बस उसे हमें उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना होता है। तो ये बातें होती हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है कि मात्रात्मक शोध के परिणाम की वैधता, विश्वसनीयता काफ़ी कुछ हद तक तकनीकी व संसाधन पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। जितनी बेहतर संसाधन या तकनीक होंगे, ये जो मात्रात्मक अनुसंधान है ये उतना ही बेहतर होगा।
और इसमें आंकड़ों व तथ्यों का कम महत्व दिया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। मात्रात्मक शोध तो होता ही है कि पहले से फिक्स डाटा का हम उसी पे शोध करते हैं, उसी से कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आंकड़ों व तथ्यों को कम महत्व देने की बात ही नहीं हो सकती। इसमें आंकड़ों व तथ्यों का हमेशा अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसलिए इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, ए, बी और सी। विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। आपको लग रहा होगा कि हम मात्रात्मक गुणात्मक में थोड़ा फंस रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा बता दूं कि अगर जिनका कन्फ्यूजन कुछ बचा है इसके बारे में, तो बताओ कि मात्रात्मक शोध जो होता है ये संख्यात्मक संख्या पर आधारित होता है। इसमें आगमन पद्धति का उपयोग किया जाता है। मात्रात्मक जो शोध होता है उसमें निगमन का, और गुणात्मक में क्या होता है, आगमन का उपयोग किया जाता है। ये जो मात्रात्मक शोध होता है ये पहले से फिक्स डेटा पर आधारित शोध होता है, और गुणात्मक शोध में व्यक्तिगत तौर पे इंसान अपना खोज करता है, उसके बाद फिर किसी से समूह केंद्रित गहन अध्ययन, साक्षात्कार इत्यादि के सहारे से वो डेटा को जमा करता है। तो ये सब होता है गुणात्मक शोध में। यानी कि मात्रात्मक शोध संख्यात्मक संख्या पर आधारित, गुणात्मक शोध गुणात्मक या वर्णनात्मक वर्णन पर आधारित होता है। गुणात्मक शोध में शोध के परिणाम की वैधता व विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास व परिश्रम पर निर्भर करती है, जबकि इसमें जो ये जो तीसरा विकल्प था कि मात्रात्मक शोध के परिणाम की वैधता व विश्वसनीयता काफ़ी कुछ हद तक तकनीकी व संसाधन पर निर्भर करती है, जबकि सेम इसका उल्टा होगा वही गुणात्मक शोध में कि इसके उस शोध के परिणाम, गुणात्मक शोध के परिणाम की विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास व परिश्रम पर निर्भर करती है, जबकि यहाँ पर तकनीकी व संसाधन पर निर्भर करती है। यानी कि आपको अब मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में अंतर स्पष्ट पता चल गया होगा कि मात्रात्मक शोध पहले से उपलब्ध डाटा के आधार पर हम करते हैं, गुणात्मक शोध में पर्सनली किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम 23वां नंबर प्रश्न की ओर। शोध समस्या का पहला चरण होता है। ये शोध का पहला चरण होगा। ये समस्या कुछ नहीं है। शोध का पहला चरण क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च? तो शोध का जो पहला चरण है, समस्या को स्पष्ट करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, समस्या की समीक्षा करना, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी कि जो पहला स्टेज होता है वो समस्या की पहचान होता है। शोध प्रक्रिया का यह क्या है? समस्या की पहचान पहला चरण है। इनमें किसी समस्या की पहचान की जाती है या शोध संबंधी प्रश्नों का विकास किया जाता है। समस्या की प्रकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक प्रकृति रहेगी तो ऐतिहासिक शोध होगा, वही विवरणात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो विवरणात्मक शोध होगा, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो प्रयोगात्मक शोध होगा। तो शोध का जो पहला चरण होता है वो समस्या की पहचान करना होता है। शोध आलेख आर्टिकल की विशेषताओं में शामिल है। तो पहला विकल्प, यह एक लिखित पत्र होता है जिसमें शोध या शोध के परिणामों का उपयुक्त आंकड़ों के साथ उल्लेख किया जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल जो होता है यह एक लिखित पत्र होता है जिसमें कि रिसर्च के बारे में हम डेटा के माध्यम से बताते हैं। एक शोध लेख साधारण लेख से भिन्न होता है। बिल्कुल, एक जो आर्टिकल होता है, शोध लेख होता है, वह साधारण लेख, सिंपल जो ऐसे होता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। आप देखिए कि साधारण लेख वो होता है कि पेपर व पत्रिकाओं में छपता है, लेकिन शोध लेख वो नहीं होता है। शोध लेख क्या होता है? तीसरा विकल्प देखिए, पत्रिकाओं व जर्नल्स में प्रकाशित होता है। बिल्कुल, और कई बार सम्मेलनों में पढ़ के भी सुनाया जाता है। तो ये पेपर में प्रकाशित होने वाला चीज़ नहीं है। शोध लेख क्या है? यह जर्नल्स में प्रकाशित होता है। अभी जो करंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आएगी कहीं भी, तो उसमें आपको यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में अगर 5 रिसर्च प्रकाशित किया है तो आपको उसको अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। तो यही जो जर्नल्स है ये
वही बात है, वही ये प्रकाशित ही होता है हमारा शोध लेख आर्टिकल। साधारण लेख में शोध संबंधी जानकारी व शोध लेख में शोधकर्ता के अपने विचार होते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ही गलत कथन है, इसका सेम उल्टा होना चाहिए। साधारण लेख में क्या होता है कि शोधकर्ता के विचार होते हैं। साधारण लेख जो होता है उसमें जो है सो शोधकर्ता की बात ही नहीं कि साधारण लेख में जो लेखक रहता है उसका अपने विचार होते हैं। और वही शोध लेख में क्या होता है? शोध लेख में शोध संबंधी जानकारी होती है। क्लियर? साधारण लेख में लेखक के विचार के लिए स्थान होता है, जबकि शोध लेख जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ शोध की ही जानकारी होती है। रिसर्च के बारे में ही हम लिखते हैं, हम अपना पर्सनल बात नहीं लिख सकते हैं। वो पूरा रिसर्च के बारे में लिखा जाएगा और रिसर्च ओरिएंटेड ही होगा। क्लियर? तो इसमें विकल्प ए, बी और सी ये तीनों सही है, जबकि डी विकल्प सेम इसका अपोजिट होगा। तो इसलिए इसका विकल्प ए सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 25वां नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी अनुसंधान में कई अनुसंधानकर्ताओं ने सहयोग दिया है तो हम सामान्यतः कितने अनुसंधानकर्ता का उल्लेख शोध में करेंगे? 2, 3, 4, 5। देखिए, कोई रिसर्च जो होता है तो उसमें कई लोग सहयोग देते हैं, उसमें कई लोग कई अनुसंधानकर्ताओं का सहयोग लेते हैं, 2, 4, 5, 10। लेकिन सामान्यतः हम प्रथा अनुसार केवल 3 प्रमुख शोधकर्ता का ही उल्लेख करते हैं। कितने? 3 से ज़्यादा का नहीं करते सामान्यतः। वैसे किसी केस में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे 3 ही करते हैं। ऐसे पीछे ये जो आर्टिकल था इसके बारे में 1-2 लाइन और नोट कर लीजिए कि शोध लेख जो होता है आर्टिकल, ये विशिष्ट उद्देश्य से लेखन किया जाता है और शोध में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका हम उल्लेख करते हैं। शोध ये जो लेख होता है इसमें शोध जिस तरह से हमारा समाप्त हुआ है इसके क्या लाभ है ये भी बताया जाता है। शोध लेख में लेखक के विचार निजी नहीं हो सकते हैं। क्लियर? सिर्फ रिसर्च की ही बात होगी। अगर निजी हम अपना विचार उसमें ठूसेंगे, लाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जनरल लेख हो जाएगा। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप की विशेषताओं में शामिल है। यह शैक्षिक व कार्य सत्रों का श्रृंखलाबद्ध आयोजन होता है। बिल्कुल, वर्कशॉप जो होता है यह कोई भी एजुकेशनल कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसका क्रम से आयोजन होता है। मतलब 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन का ऐसे करके आयोजन होता है। इसमें लोगों का समूह निश्चित समूह व निश्चित कार्य के लिए मिलते हैं। बिल्कुल, ग्रुप्स जो होता है वो एक फिक्स कार्यक्रम जो रहता है उसी को जो प्रयोग करना रहता है, सीखना रहता है, उसी के लिए निश्चित समय में लोग मिला करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य किसी अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होता है। बिल्कुल, इसका लक्ष्य ही होता है कि जिस समूह को ये दिया जा रहा है, जैसे इंजीनियर के एक समूह को फील्ड में कैसे वर्क करना है, ये बातें वर्कशॉप में उसको बताए जाते हैं, नकली फील्ड तैयार करके और फिर उसको कैसे करके करना है, ये सारी बातें मतलब करवाई जाती है। तो ये एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग टाइप का चीज़ होता है। तो ये भी सी विकल्प भी सही है। कार्यशाला प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त है। नहीं, जब सारी बातें हम ट्रेनिंग देने की बात करें तो ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण होता है। तो ये जो वर्कशॉप होता है ये ट्रेनिंग के लिए होता है, प्रशिक्षण के लिए होता है। तो विकल्प डी इसका गलत है, यानी कि विकल्प ए, बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, शोध ग्रंथ यानी कि थेसिस के बारे में सत्य कथन बताइए। शोध ग्रंथ यानी कि थेसिस के बारे में हमें सत्य कथन बताना है। इसमें शोध संबंधी सभी बातों व पूरी प्रक्रिया का उल्लेख रहता है। तो बिल्कुल ये जो थेसिस होता है इसमें शोध के मेरा जो रिसर्च है उससे रिलेटेड सारी बातों व जो हमने प्रोसेस अपनाया है उन सब का हम इसमें मेंशन करते हैं, उल्लेख करते हैं।
एक अच्छा शोध ग्रंथ न ज़्यादा बड़ा न होता है न छोटा। बिल्कुल, एक जो रियल मतलब अच्छा रिसर्च ये जो थीसिस होता है, ये क्या होता है, न बहुत ज़्यादा बड़ा न बहुत ज़्यादा छोटा। बहुत छोटा होगा तो उसमें बहुत कम बातें आएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हमको अनावश्यक बातें ठूसनी पड़ेगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, जिसमें अपने बस फैक्ट लिख सके, गप तो मारना नहीं है, जाहिर सी बात है। तीसरा विकल्प, शोधकर्ताओं को शोध पत्र में 400 से ज़्यादा संदर्भों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। क्या जानकारी है आपका? शोधकर्ता को यानी कि रिसर्चर को थीसिस में 400 से ज़्यादा संदर्भ पत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये कथन गलत है। मात्र 200 से ज़्यादा संदर्भों का उल्लेख हमको नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि थीसिस जो है सो ये रूल नहीं होता है। 200 से ज़्यादा हमें करना नहीं चाहिए, ये बोरिंग हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 200 तक हम कर सकते हैं। शोध ग्रंथ की अंतिम प्रति गाइड को सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल, एक प्रति हमें लाइब्रेरी यानी जो हम जहाँ से शोध कर रहे हैं, मान लीजिए अपने यूनिवर्सिटी से शोध कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी के एक आपका अगर कोई अलग डिपार्टमेंट है, जैसे किसी का मान लीजिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का सोशलॉजी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का बॉटनी है, कुछ भी है, तो किसी का कॉमर्स है, तो हमको पहले अपने अपने डिपार्टमेंट के एक लाइब्रेरी में सौंप देना चाहिए उसका एक प्रति थीसिस का। फिर एक डिपार्टमेंट को 1 या 2 भी दे सकते हैं, और एक गाइड को भी सौंप देना चाहिए, और यह एकदम त्रुटिहीन होना चाहिए। और एक और बात, ये जो थीसिस होता है, इसको जो हम लिखते हैं तो इसको लिखते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हम कभी भी न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं तो वो हमें दाहिने ओर के पेज से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं कि बाएं ओर के पेज से कचरा कर ले। दाहिने ओर से ही हमेशा हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब बातें कुछ है, प्रिकॉशन है। तो 27 नंबर प्रश्न में हम 27 नंबर जो प्रश्न था, इसमें A, B, D विकल्प सही है, यानी कि विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और संदर्भ तो 2 सही रहना चाहिए, इसलिए सी गलत हो जाएगा। किसी भी समस्या की परिकल्पना उसका संभवित क्या होता है, समाधान होता है, सामान्यीकरण होता है, चरण होता है, कोई नहीं। देखिए, शोध का पहला चरण होता है समस्या का पहचान करना, और समस्या की पहचान के बाद हम क्या करते हैं, उससे संबंधित जो लिटरेचर रहता है, साहित्य रहता है, उसका क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, हाइपोथेसिस का। और किसी भी समस्या की जो परिकल्पना होती है वो उसका संभवित समाधान होती है। समाधान, ये जो विकल्प ये है, किसी भी समस्या का परिकल्पना उसका संभवित समाधान होता है। बाद में उस पर चल के देखते हैं सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। अब है और कुछ और बात कि शोध करने के लिए सबसे पहले किसी समस्या या प्रश्न की आवश्यकता होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए हम शोध की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए शोधार्थी जो होते हैं, रिसर्चर, उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। अगर उसमें कुछ जानने की इच्छा रहेगी, कुछ नया खोजने की इच्छा रहेगी, तब तो वो खोज पाएगा, कुछ नया प्रश्न जिज्ञासा कर पाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं है। इसका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना या 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध ढूंढना है। अनुसंधान हमेशा प्रचलित मान्यताओं को मानता है, फिर नया खोजता है। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता है, अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना अथवा 2 या 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध को ज्ञात करना होता है। ये जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है। अनुसंधान प्रचलित मान्यताओं को पहले मानता है, फिर नया खोजता है। नहीं, हमेशा अगर प्रचलित मान्यताओं को मानेगा तो फिर वो नया खोजने की उसमें शायद ही प्रवृत्ति रह जाएगी। हम मान्यताओं का विरोध करते हैं तभी तो कुछ नया खोज पाते हैं। कभी कभी चल सकता है, क्योंकि जो पहले से तथ्य खोजा जा चुका है तो उसको हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं। लेकिन मान्यता वाली बात है कि हमेशा प्रचलित मान्यताओं को मानेगा फिर नया खोजेगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। अनुसंधान में निपुणता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। शोधकर्ता को पहले से ही जान लेना चाहिए कि उस पर जो शोध वो करा है उस पर पहले क्या शोध हुआ है, और संबंधित साहित्य का भी अच्छे से सर्वेक्षण करना चाहिए।
और फिर है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताओं को देख रहे हैं। डी विकल्प है कि वैज्ञानिक अनुसंधान वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत होता है। बिल्कुल, वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है ये वस्तुनिष्ठ होता है और तर्कसंगत होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि हम इसको बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करते हैं, पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के। देखिए, परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। हम क्या बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, मौलिक विचार लाते हैं। ये सारे उद्देश्य, ये सारी विशेषताएं होते हैं किसका, साइंटिफिक रिसर्च की। तो इसमें विकल्प ए सही है, सी सही है और डी सही है। इसमें विकल्प ए, सी और डी, ये तीनों विकल्प इसका सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें ए, सी, डी वाला विकल्प को हम सही मार दें, ये विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए, सी और डी। अब हम बढ़ते हैं अगले विकल्प प्रश्न की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ऐसा सोच जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है और कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यह शोध कौन सा शोध है? ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 30 लिखिएगा और उसके विकल्प आपको कौन सा इसमें से सही लगता है ये आप जवाब लेगा। 30 का ए, बी, सी, डी, जो भी आपको जवाब उचित लगे वो लिखिएगा। हमने जो तीनों वीडियो में बताया है तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाना चाहिए। इस तरह से 6 वीडियो में से आज हमने पार्ट 3 को ख़त्म किया। आपका अनुसंधान अभिक्षमता से संबंधित कॉन्सेप्ट अब बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो हमेशा शुरू से अंत तक पूरा देखें व तथ्यों को नोट्स में ऐड करते जाए। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, मैं सबको आसान कर दूंगा, बस आप घरों में रहें और अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो अब तक लाल बटन न दबा पाए हो तो इतनी ज़ोर से सब्सक्रिप्शन बटन दबाए कि आवाज़ मेरे कानों तक यहाँ आए। और हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF फॉरवार। धन्यवाद।